आज हम इंटर आर्ट्स का चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर 7 का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया है और आप इनको जाके देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आइन और अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन और अकबरी को लिखा गया है अबुल फजल साहब। अब अबुल फजल साहब का जो मुख्य पुस्तक है उसका नाम है अकबरनामा और अकबरनामा का 5 खंड है। 5 खंडों में से तीसरा जो खंड है, तीसरा खंड को ही कहा जाता है आइन और अकबरी। इसी पुस्तक के द्वारा अकबर को नायक बतलाने का प्रयास किया गया है और ये आइन और अकबरी भी कुल 5 भागों में बटा हुआ है। आपका सही ऑप्शन होगा डी 5। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की थी। चूंकि आइन और अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग था और इनकी रचना अबुल फजल ने की थी, तो अकबरनामा का भी रचनाकार कौन हुआ? अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दीन और इलाही संबंधित है। दीन और इलाही एक धर्म था जिसको चलाया था अकबर साहब ने। तो दीन और इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से है। अकबर के द्वारा चलाया जाने वाला यह एक धर्म था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे क्या थे। तो देखिए 16वीं सदी में विदेशों से अनेक आक्रमणकारी आए। कोई व्यापार करने के लिए आए, कोई आक्रमण के लोभ से आए और कोई इस देश को लूटने के लिए आए। तो उनमें से जो आपका ऑप्शन है मुगल, ये भी इन्हीं मकसद से आए थे। फिर व्यापार करने के लिए भी कुछ लोग आए थे और कुछ लोग मुद्रा और बाजार के लिए आए थे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ, बी है सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें व स्मारक, उपर्युक्त सभी। तो मुगल कालीन इतिहास की जानकारी हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से भी होती है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों से भी होती है और उस कालांश में बनी इमारतों से, जैसे कि शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल, लाल किला आदि से हम इनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आपका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। 7 हमारा क्या है? 7 है 6 मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए क्या प्रयोग करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, रैयत या रियाया ये भी किसानों से संबंधित था, मुजरियान ये भी किसानों से ही संबंधित था और आसामी या किसान इनमें से सभी। तो चूंकि यहाँ पर बात किसान का है तो सही ऑप्शन होगा आसामी या किसान, ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। मुगल काल में भारत में उगाई जाने वाली सबसे ज्यादा फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। सही ऑप्शन हुआ ए। अगला प्रश्न है बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। देखिए बाबर के बारे में कुछ बातें दी है, इनमें से सही कौन सा है? ऑप्शन ए आपका है तुजुक आ बाबरी और वो तुर्की से संबंधित है। दूसरा तारीखे हिंदुस्तान, हिंदवी से संबंधित, बाबरनामा तथा फारसी और डी है तरीके बाबर, शाही तथा उर्दू। तो इससे संबंधित जो सही बातें हैं वो तुजुक, बाबरी और तुर्की। अगला प्रश्न है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों ने लाया था। पुर्तगाली भारत में तंबाकू को 1602 ईस्वी में लाया था और इन्हें अकबर के दरबार में पेश किया गया था और अकबर पहली बार इनका सेवन 1604 में किया था। तो भारत में अकबर का सेवन करने वाला पहला शासक था, सम्राट था, वो था अकबर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। भूखमरी
अकाल महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच हमारे देश की जनसंख्या हो गई थी लगभग 5 करोड़। अगला प्रश्न है खरीफ फसल किस ऋतु में होती थी? तो मुगल काल में आईने अकबरी के अनुसार 3 तरह के फसल होते थे। 3 तरह के फसलों में से जो प्रमुख फसल था वो था रबी और दूसरा था खरीफ। रबी जो फसल होता था ये बसंत में होता था और खरीफ जो फसल होता था ये पतझड़ में होता था। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है कि खरीफ फसल कब होता है? ऑप्शन ए शीत, बी पतझड़, सी बसंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? पतझड़ बी। अगला है रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल किस ऋतु में होती है? बसंत। तो सही ऑप्शन है आपका ए बसंत। सवाल नंबर 13 का प्रश्न को देखते हैं। 13 में है आईने के अनुसार, आईने मतलब आईने और अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। कुल कितनी फसलें उगाई जाती थी? तो कुल 3 फसलें उगाई जाती थी। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? अफ्रीका और स्पेन से भारत जो आने वाला फसल था वो था मक्का। अगला प्रश्न है मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। क्या? ऑप्शन देखिए पत्रकार, पटवारी और पंचायत। उस समय ना तो पत्रकार था ना ही पटवारी था। खेतीहर किसान थे, पंचायत थे, गांव का मुखिया था और जिसे क्या कहा जाता था? मकदम। सही ऑप्शन हुआ बी, खेतीहर किसान पंचायत गांव का मुखिया। अगला प्रश्न है 16 में है पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? अभी हमने पढ़ा कि पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मकदम। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं ये क्या है? आप अगर नक्शा को लगभग देखिएगा तो नक्शा में ये वाला क्षेत्र, ये जो आप क्षेत्र देखेंगे इसी वाले क्षेत्र में आपको पंजाब, इधर पंजाब और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र में आपको महाराष्ट्र नजर आएगा। तो ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी होता है, नीचे वाला दक्षिणी, ये वाला क्षेत्र पूर्वी और ये वाला क्षेत्र पश्चिमी। तो इस हिसाब से देखें तो ये क्षेत्र जो है आपका होगा पश्चिमी। ऑप्शन नंबर ए। परगना मुगल काल में था। परगना क्या था? परगना ऑप्शन देखिए एक प्रशासनिक प्रमंडल था, प्रांतों की राजधानी थी, विशालतम प्रांत था। परगना जो था एक प्रशासनिक प्रमंडल था। इसके अंतर्गत प्रशासन होता था कि गांव या प्रांतों का देखभाल कैसे किया जाए, वहां पर किन किन अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 19। पेशकश का क्या अर्थ? पेशकश का क्या अर्थ था? पेशकश का अर्थ ऑप्शन देखिए हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया लश्कर। अबुल फजल के आईने अकबरी में अकबर के द्वारा दिया जाने वाला एक भेंट था जो मुगल राज के द्वारा ली जाती थी। मुगल राज के द्वारा अन्य लोगों से एक प्रकार का भेंट लिया जाता था जिसे कहा जाता था पेशकश। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हुआ बी। अगला प्रश्न है अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? दीवान ए अशरफ मुद्राओं का अधिकारी कहिए, मुख्य अधिकारी वो पद था जिनका नाम था दीवान ए अशरफ। ऑप्शन है 1582, 1583, 1584, डी है 1585। आपका सही आंसर होगा 1582। जजिया किससे लिया जाता था? ध्यान दीजिए भारत में गैर मुस्लिमों से, जब भारत का मुख्य शासक मुस्लिम सम्राट थे, मुस्लिम वर्ग के लोग थे, तो वो गैर मुस्लिम पर जिसके अंतर्गत हिंदू, सिख, ईसाई, जैन आते थे उनसे एक प्रकार का टैक्स लिया करता था, कर लिया करता था।
जिस कर का नाम था जजिया, और इस कर को सबसे पहले भारत में लाया था मोहम्मद बिन कासिम, और इस कर को समाप्त किया था अकबर ने। तो आपका प्रश्न देखिए क्या है, जजिया कर किससे लिया जाता था? तो गैर धार्मिक, गैर मुस्लिम से, अर्थात हिंदू, सिख, ईसाई, जैन आदियों से, और उन लोगों को कहा जाता था जिम्मियों। तो ऑप्शन है ए, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से और जिम्मियों से। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, जिम्मियों। चलते सवाल नंबर 22। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। क्योंकि अकबर अनपढ़ थे, अकबर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपना इतिहास स्वयं न लिखकर किसी से लिखवाया। लिखवाया किससे? अबुल फजल से। कहता ये जो परंपरा थी, इतिहास लिखवाने की परंपरा, ये भारत में कहां से आई थी? तो ये परंपरा वास्तव में आई थी चीन से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अकबरनामा एवं आइन अकबर के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा और आइन अकबर के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन है ए, वेबरिज, बी है जेरेट, सी है ब्लैकमैन। तो अकबरनामा और आइन अकबरी का अनुवादक इनमें से तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास है? बाबर से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास अबुल फजल ने अपने पुस्तक अकबरनामा में लिखा था। अगला प्रश्न है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? शिकार के समय जब ये शिकार करने जाते थे तो गांव से होकर गुजरते थे, और वहां पर भू राजस्व दिया गया या नहीं दिया गया, लगान की दर बढ़ा के ली जा रही है या घटा करके, इनकी जानकारी जो लिया करते थे उनमें से एक शासक था जिनका नाम क्या था? अकबर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू का प्रारंभिक काल भारत में माना जाता पुर्तगालियों द्वारा, और इसमें से सबसे पहला मुगल शासक था अकबर जिसने इनका प्रयोग किया था, और इसी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो था जहांगीर। अगला प्रश्न, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, अबुल कादिर बदायूनी, WH मोरलैंड, सी RP त्रिपाठी, D RS शर्मा। सही ऑप्शन होगा बी, WH मोरलैंड। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। तो आपको हमने बताया कि 1602 ईस्वी में भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। और कहां से लाया था? पुर्तगाल से। आपका सही ऑप्शन होगा सी, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। अगला प्रश्न है, आइन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन नंबर ए है 2 भागों में, बी है 5 भागों में, सी है 4 भागों में, डी है 6 भागों में। तो आइन अकबरी के अनुसार भूमि को कुल 4 भागों में बांटा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हुआ आपका सही। सवाल नंबर 30 का प्रश्न को देखते हैं। 30 में है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा था, दीवान और अशरफ जो मुद्रा का देखरेख करता था और उनको नियुक्त किया था, वो जो नियुक्त किए थे अकबर साहब ने, वो किए थे टोडर मल को। सही ऑप्शन होगा सी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था, 1604 ईस्वी में लाया था पुर्तगाली ने। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर को हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 का चैप्टर शासक और मुगल दरबार इतिवृत्ति। इसका पहला क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर, और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1930 में। इसके बाद इनका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है,
और हुमायूं से सत्ता छीन जाती है। 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करती है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और 1539 में और 1540 में इनको युद्ध करना पड़ता है शेरशाह से। और पहला जो युद्ध होता है वो होता है चौसा का युद्ध और अगला जो युद्ध होता है 1540 ये होता है बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। तो शेरशाह ने किस शासक को हराया था? हुमायूं को। पुनः हुमायूं 1556 में भारत आता है और पुनः ये अपना गद्दी को हासिल करता है। तब तक शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह द्वारा हराया जाने वाला शासक कौन था? तो सही ऑप्शन होगा बी, हुमायूं। अगला प्रश्न, जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल देखिए, ऑप्शन है 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से डी है 1605। तो आपका 1605 से 1627। तो जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से लेकर 1627। जीतल का क्या था? जीतल का अर्थ क्या होता है? जीतल क्या था? ऑप्शन ए है शस्त्र, बी है वाद्य यंत्र, सी है सिक्का, डी है उपाधि। मुगल काल में जीतल सिक्का को कहा जाता था। आपका अगला प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई, आपको बता दें कि पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में हुआ था। इसमें बाबर के सामने था इब्राहिम लोदी और इस युद्ध में इब्राहिम की हार हुई और हार होने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 1556 में दूसरा युद्ध हुआ। जब 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर 12-13 साल का लड़का अकबर बैठता है, तो उस समय इनके विरोधियों को एक अवसर मिल जाता है कि पुनः मुगल की सत्ता को हटाकर इस पर अपना सत्ता हासिल किया जाए। और 1556 में हेमू अधिकारी के नेतृत्व में एक सेना आक्रमण कर देती है और यहां पर होता है पानीपत की लड़ाई। चूंकि अकबर उस समय 12 साल का होता है, तो उस समय इनके तरफ से अकबर का संरक्षक बैरम खां युद्ध को लड़ता है। ये उनका वजीर भी होता है और बैरम खां और हेमू अधिकारी के बीच वास्तविक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में बैरम खां की जीत होती है, हेमू अधिकारी का हार होता है और मुगल साम्राज्य अर्थात अकबर का जो ताकतवर प्रतिद्वंदी हेमू अधिकारी होता है, इनकी पराजय हो जाती है और उसके बाद ये साम्राज्य स्थिर हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? कि सही ऑप्शन होगा सी, हेमू अधिकारी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन नमूना है। 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। ये अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनाया था और वो जिस नदी के किनारे बनाया था वो था यमुना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। आपका सही ऑप्शन होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो 1526 में भारत में आए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आपका इस हिसाब से आंसर हुआ ए, बाबर। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर ने लगभग सारे राज्यों पर अधिकार किया या उनको अपने अधीन में कर लिया, लेकिन एक राज्य था जिनको वो जीतता तो था लेकिन पुनः वहां के राजा उनको अपने अधीन में ले लेते थे और वो राज था मेवाड़। राणा सांगा
को मारकर अकबर मेवाड़ को हथिया लेते हैं। उसके बाद पुनः इनका पुत्र राणा प्रताप सिंह आता है, पुनः अकबर को हराकर पुनः इसको अधीन कर लेता है। अर्थात ये राज्य कभी भी अकबर का अस्थायी अधीनस्थ राज नहीं रहा। अकबर किसी राज को कभी अधिकार नहीं कर पाया अस्थायी रूप से, तो वो था मेवाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाने वाला बादशाह का नाम है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तभी आपको बताए थे 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अकबरनामा, बी है तुजुक-ए-बाबरी, सी है किताब-उल-हिंद, डी है रेहलम। अकबरनामा अकबर का, किताब-उल-हिंद ये अल-बरनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, रेहला इब्न बतूता, और तुजुक-ए-बाबरी जिसको बाबरनामा कहा जाता है, बाबर ने स्वयं इस पुस्तक को लिखा है। आपका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर जब राजगद्दी पर बैठे थे उस समय उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, और उनके जगह पर इनके संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति था जिनका नाम था बैरम खां, जिन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हेमू अधिकारी को पराजित किया। आपका सही ऑप्शन होगा डी बैरम खां। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। सही ऑप्शन होगा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? इतिहासकारों में अकबर के समकालीन कौन थे? ऑप्शन देख ले एक बार, फरिश्ता, बी बदायूं, मतुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। सही ऑप्शन होगा बदायूनी। अगला प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? शेरशाह खास तौर पर किन लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, और डी विधि नियंत्रण। शेरशाह अपने भूमि सुधार व्यवस्था के लिए काफी प्रचलित थे, तो आपका सही ऑप्शन होगा बी भूमि सुधार व्यवस्था। अगला है, दामिन-ई-को क्या है? दामिन-ई-को मुगल काल में किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है भूभाग, बी है तलवार, सी है उपाधि, डी है घोड़ा। तो मुगल काल में दामिन-ई-को भूभाग को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल व्युत्पन्न हुआ। मुगल शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ? किन से उत्पन्न हुआ? ऑप्शन है मध्य एशिया, बी है मंगोल, सी है मोगली नामक पुस्तक, और डी है इनमें से कोई नहीं। मुगल जो है चंगेज खां का पूर्वज बताया जाता है और 14वां पूर्वज बताया जाता है, और मुगल शब्द की उत्पत्ति चंगेज खां के वंश मंगोल से हुआ है, और सही ऑप्शन होगा बी मंगोल से। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जब बाबर आया, तो बाबर के बाद पुनः हुमायूं आया, और हुमायूं से गद्दी पुनः शेरशाह ने ले लिया, और इसके बाद जो व्यक्ति आया जिनका नाम था अकबर, इन्होंने लगभग 50 साल से भी ऊपर शासन किया, और इसके समय तक कोई भी इनके प्रतिद्वंदी नहीं टिक पाए और उन्हें इनके सामने मुंह खानी पड़ी। इसीलिए मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में समानतम महानतम सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राटों में सबसे महानतम सम्राट माना जाता है जलालुद्दीन अकबर को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? औरंगजेब का देहांत ऑप्शन देखते हैं, ए 1857, बी 1707, सी 1907, डी 1607। सही ऑप्शन होगा सी 1707। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। किसने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? तो बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, और ये वयोवृद्ध हो चुके थे, बूढ़ा भी हो चुके थे, और जब अंग्रेजों ने
भारतीय शासकों के साथ बक्सर और प्लासी का युद्ध किया, तो इस युद्ध में पूरी तरह से मुगल शासक, मुगल सेना हार चुके थे, मुगल सेना बर्बाद हो चुके थे। तो मुगल शासकों में से अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की जो पराजय हुई थी, इनको उखाड़ जो फेंका था कौन? अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया, वह भाषा क्या था? तो अकबर के दरबार की जो भाषा थी, दरबारी भाषा, वो फारसी थी। अगला प्रश्न, रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के द्वारा भी मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है। मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी इस पुस्तक से होता है और इनके लेखक हैं प्लूटो। अगला प्रश्न है, सुलह और कुल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अच्छा कुल, बी है पूर्ण सार्वभौमिक शांति, सी पूर्ण अशांति और डी सुंदर कुल। सुलह और कुल का अर्थ होता है शांति, ऐसी शांति जो केवल एक जगह नहीं चारों तरफ हो और पूरी तरह से हो। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया को समाप्त कब कर दिया था? सही ऑप्शन होगा 1564। आपको बताए थे जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था और इनको लगाने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम ऑप्शन शाहजहां, जहांगीर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम, वास्तविक नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है बुलंद दरवाजा। जब अकबर ने गुजरात पर विजय का पताका फहराया था, इसे फतह किया था, जीता था, तो इसी के याद में पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दरवाजा बना था और यह दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। तो आपका सही आंसर होगा बी, फतेहपुर सिकरी। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं के अलावा 3 भाई था, कामरान, अस्करी, हिंदा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ये सभी। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था? चित्रकला सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर सबसे ज्यादा विकसित हुआ जहांगीर के काल में। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? फारसी में हमारे हिंदुस्तान के एक महान ग्रंथ का अनुवाद किया गया था, जिसे फारसी उसे रज्मनामा कहा जाता था और वो उपन्यास था महाभारत। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, और साथ ही साथ लेखक भी थी और अकबर के आग्रह पर इसने हुमायूं का जीवनी लिखा। हुमायूं का जीवनी लिखने वाला कौन था? गुलबदन। कौन थी ये? हुमायूं की बहन थी और आग्रह किसने किया? अकबर ने। इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा ए, अकबर। बादशाह नामा किसने लिखा? सही ऑप्शन है ए, फौजी, बी है अबुल लाहौरी और डी है निजामुद्दीन अहमद। आपका सही ऑप्शन होगा सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। यस्सा राज के नियम किसने लागू किया? रसिया यस्सा मंगोलों का एक नियम होता था, राज के नियम होता था। इसी नियम के तहत इनका राजपाट चलता था और मंगोल से संबंधित यहाँ कौन है? चंगेज खान। तो सही ऑप्शन होगा बी, चंगेज खान। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है हेनरी बेवरीज, बी है जेरेट, सी है ब्लैकमैन, डी है ग्रांडर। सही ऑप्शन होगा हेनरी बेवरीज। अगला प्रश्न है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम, ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य में एक समय ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य का पूरा अधिकार, पूरा बागडोर एक महिला के हाथ में आ गई और उस महिला का नाम था नूरजहां। यह एक विधवा महिला थी। इसका वास्तविक नाम था मेहरू निसा।
मेहरू निशा, ध्यान दीजिएगा। नूरजहां अर्थात मेहरू निशा को 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मीना बाजार में देखा था और इनकी सुंदरता को देखने के बाद वो मोहित हो गया और उनसे शादी कर लिया। चूंकि यह एक विधवा थी, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था लाडली बेगम। तो आपका प्रश्न है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो सही ऑप्शन होगा नूरजहां। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, जिसके कारण अकबर कई सारे दरगाह पर गए और इसी दौरान वह सलीम चिश्ती के दरबार में पहुंचे और यह जगह था फतेहपुर सीकरी में। और इसी की कृपा से कहिए, इसी की आशीर्वाद से कहिए, अकबर को एक पुत्र हुआ जिनका नाम उसने इन्हीं के नाम पर सलीम रखा और इससे खुश होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना दी। तो आपका प्रश्न क्या है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाई? तो ऑप्शन ए है अकबर। अगला प्रश्न है दरबार में अभिवादन का तरीका, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए देखिए कॉर्निश, बी है सजना, सी है पायोस और डी है ये सभी। ये तीनों का तीनों तरीका था, इसलिए ऑप्शन डी हुआ ये सभी। अकबर ने किस सन में दीन और इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन ए है 1562, बी है 1564, सी है 1579, डी है 1581। आपका सही ऑप्शन होगा बी 1564। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा और शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो दारा और शाहजहां के पास शाहजहां की बहुत ही सुंदर और विद्वान पुत्री जहां आरा रहती थी। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण भी जहां आरा द्वारा ही करवाई गई थी। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? आपको पहले भी बताया था कि बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? आपका ऑप्शन है नर्तकी, बी है गायिका, सी है लेखिका, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको हमने बताया कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा अकबर के आदेश पर कहिए या अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने ही लिखी थी। तो इस प्रकार गुलबदन बेगम क्या थी? एक लेखिका थी। अगला प्रश्न है अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदर बनाया गया? राजकुमारों को 12,000 का मनसबदर बनाया गया। अगला प्रश्न है तुजुक और जहांगीरी की रचना किसने की? तुजुक और जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीरी मतलब जहांगीर की जीवनी और जहांगीर की जीवनी स्वयं जहांगीर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है तुजुक और बाबरी किसने लिखी? तुजुक आ बाबरी बाबरनामा और इनको खुद लिखा था बाबर ने। अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर संरक्षक था बैरम खान। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी है वन विभाग का अध्यक्ष, सी है राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी है सेना विभाग का अध्यक्ष। सही ऑप्शन होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? भारत में सुलह और कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक और पूर्ण रूप से शांति। अंतिम प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक अगर आप देखिए तो ट्रिक द्वारा देख सकते हैं भाज शाह, भ बी से बाबर, एच से हुमायूं
ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह। बहादुर शाह ये प्रथम है और अंतिम भी जो था यही बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर।